दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मौरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रद्धेय चौरसिया जी हैं। जब मुझे पता चला कि श्रद्धेय जी ने बहुत अच्छा काम किया महिलाओं के लिए, जहां महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है कदम से कदम मिलाने का काम करती हैं, चलने का काम करती हैं, उनका बराबर सहयोग करती हैं, तो आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले यूट्यूब चैनल सोशल राही के लिए आपने जो बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमस्कार करता हूं। नमस्ते राही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें पहचाना और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने के लिए जो आपने प्रयास किया जी और मेरी विचारधारा को और मुझे समझने के लिए जो आप प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ श्रद्धेय जी, तो सवालों को लेकर के मिलता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की इच्छा रहती है कि राही जी आज श्रद्धेय जी से मिले तो क्या सवाल करने वाले हैं। तो मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी क्या क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा कि जो डॉक्टर लगी हुई है आपके नाम के पीछे, इसका क्या कारण है, क्या किया आपने ऐसा। सबसे पहले सभी श्रोतागण को भी मेरा प्रणाम जी। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विषय से पीएचडी किया हुआ है जी। और पीएचडी में मेरा शोध का सब्जेक्ट है एंटी कैंसर ड्रग। एक्चुअल में मैं एक ड्रग डिज़ाइनर हूँ। मैंने ड्रग्स डिज़ाइन किए हैं और मेरे नियर अबाउट 8-9 पेपर इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश्ड है रिसर्च वर्क। लेकिन यहाँ पीएचडी करने तक का सफ़र भी जो था वो मेरा बहुत ही कठिनाई पूर्वक था। ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। जी जी जी। जैसा कि सभी महिलाओं की, लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है कि बाहर नहीं भेजना है लड़कियों को, कुछ नहीं करना है, तो पापा ने भी कह दिया था कि नहीं आपको इलाहाबाद में ही रह के जो करना है करना है। जी जी। तो वहाँ पर एंट्रेंस होता था, तो कट ऑफ मार्क्स वहाँ पे आए थे, जो उस कट ऑफ मार्क्स में मैं क्वालिफाई थी जी। तो उसमें कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया एमएससी रसायन विज्ञान में। जी। मेरे कट ऑफ मार्क्स में उन्होंने कहा कि नहीं आपका एडमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि सीट खत्म हो गई है। तो हमने कहा जब मेरा जितना नंबर है उतने वालों पर तो आपने एडमिशन ले लिया, तो मेरा क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपका नाम एस से है, मैंने तो अल्फ़ाबेटिकली लिया था, सीट खत्म हो गई। तो मैंने कहा अल्फ़ाबेट में मतलब मेरा एस से है, लास्ट में आता है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। मैं कल जाती हूँ, अपना नाम ऐसे करा के आती हूँ, आपको मेरा एडमिशन लेना होगा। तो लेकिन इस पर कोई गौर वगैरह नहीं किया गया। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं तो एडमिशन लेते रहूँगी। तो वहाँ वीसी ऑफिस में लगभग हमने 1 हफ्ते तक लगातार उठाई अपनी स्कूटी, वहाँ जाके बैठे रहे, डेली वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के ले जाते रहे, सब करते रहे। अंततः वीसी ने मेरी बात सुनी, इंक्वायरी वगैरह कराई और फिर उसके बाद उसमें जब फिर उन्होंने एडमिशन के लिए मुझे एलिजिबल किया, तो उसके बाद और सारे बच्चे आ गए तो उनको 15 सीटें बढ़ानी पड़ी। तो इस तरीके से हमारे रसायन विज्ञान में नियर अबाउट लगभग 70 सीटें थी। अच्छा। तो उस सेशन से 85 सीटें हो गई और आज तक बच्चे बहुत ही, जब भी कहीं चर्चा होती है तो ये होता है कि भाई 15 सीट तो जिन महानुभाव की वजह से हुआ उनका शुक्रिया करिए। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रगल रहा हमारे लिए एडमिशन का, क्योंकि पापा ने भी हाँ कह दिया कि नहीं बाहर नहीं भेजेंगे। फिर उसी दौरान वहाँ पे मैंने सोशल लाइफ भी अपनी स्टार्ट की। थोड़ा सा मैं समाज के प्रति जागरूक और सचेत रहती थी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ड्रग्स रैकेट था जो हॉस्टल में, महिलाओं के हॉस्टल में वो एक लेडीज ड्रग्स रैकेट चलाती थी। तो उस ड्रग्स रैकेट में वो लगभग करोड़ों रुपए का व्यापार करती थी अदर यूनिवर्सिटीज़ में। तो मुझे उसकी भनक लगी, तो मैंने वहाँ के डीन थे, हमारे सर थे, तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हमने उनसे कहा कि नहीं ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, तो कि आप इस चीज़ को लाइटली लेके छोड़ दीजिए। तो कहेंगे तुम्हारा तो बस यही काम ही रहता है, बस यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई। तो हमने कहा अगर आप नहीं करोगे तो हम भी इसमें प्रशासन की मदद से ये करेंगे। फिर खैर उन्होंने भी हेल्प की और अंतिम में
वो जो ड्रग्स रैकेट था उसको पकड़ा गया, उसका पर्दाफाश हुआ। जी। और ये तो कहीं ना कहीं कम से कम 2003 में, कानून के बारे में आपको जानकारी है और कानून के माध्यम से लोगों को लाभ दिलाने का काम भी हाँ करते वो भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक जी। मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योगदान रहा। फिर पीएचडी मैंने जी। रसायन विज्ञान विषय में की, उसमें भी। अच्छा श्रद्धा जी, जैसे मुलाकात तो हमारी आपकी उड़ई में हुई है, जी। तो प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर हम इलाहाबाद के ही हैं जी। ये एक्चुअल में ये मेरी भाग्य भूमि है। जी, यहाँ जी, जी। मेरे हस्बैंड का जी, बिजनेस अच्छा है, तो बिजनेस हम यहाँ करते पे रहते हैं। जी जी जी। तो आगे चलते हैं, प्रोग्राम को गति दे रहे हैं। तो आगे हमने हैं। जी सर। देखा है जी उसी के साथ और थोड़ा सा बताते तो धीरे धीरे फिर हमने जी अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया आम आदमी पार्टी से। फिर उसके बाद हमने गरीब शोषित वंचितों के लिए जी एक भ्रष्टाचार शिकायत अभियान संस्था है, उसकी मैं संरक्षक भी हूँ। जी। तो उस भ्रष्टाचार शिकायत अभियान संस्था के थ्रू लिखित और मौखिक रूप से हम लोगों ने नियर अबाउट 1 लाख मोटा मोटा एविडेंस, मतलब अगर जी। लिखित मौखिक लगाऊं तो लगभग 1 लाख या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हाँ। मोटा मोटा हिसाब है, उन लोगों को न्याय दिलाया है। जी जी जी। गरीब शोषित वंचित। तो हमारा जो भ्रष्टाचार शिकायत अभियान की जो थीम है ना, वो ऐसा है कि होता क्या है कि भ्रष्टाचार तो बड़े लेवल पे राजनीतिज्ञ लोग करते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऊपर से होता है। जी, जी, लेकिन जी। उसका शिकार कौन हो जाता है? उसका जी। शिकार गरीब शोषित वंचित लोग, समाज होता है, सही बात। उसका शिकार समाज होता है, उसका शिकार गरीब वर्ग होता है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। गरीब वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, भ्रष्टाचार से पीड़ित हो जाता है, लोग बड़े तबके के लोगों से आके, जैसे कोई किसी जी। किसान के पास ज़मीन है और बड़े उसके लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसका शिकार वो कर लिया, ज़मीन हड़प ली, तो वो भ्रष्टाचार एक तरीके सही का। बात है, तो बिल्कुल। हम जो भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति जी। हैं उनको न्याय दिलाते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार हो जाता है जो। तो श्रद्धा जी कैसे दिलाती हैं आप? थोड़ा और इसको डिटेल में। ये हमारा एक तरीका है अपना भ्रष्टाचार न्याय दिलाने का। इसमें हम सारा जो दिलाते हैं न्याय लोगों को, वो शासन प्रशासन की मदद से ही दिला। अच्छा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फला व्यक्ति जो पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। नहीं तो इसके बारे में कोई क्या संगठन आपने बना के तैयार किया? हाँ, हमारे संगठन का नाम भ्रष्टाचार शिकायत अभियान अच्छा, है, अच्छा, जिसके संस्थापक महेश कुमार सोनी जी हैं। जी। वो महोबा खरेला के रहने वाले हैं और उन्हीं के साथ हमने मिलके काम किया। मिलके काम किया है। और इसी के तहत हमने महोबा से दिल्ली की लगभग 22 दिन की यात्रा जो है, पद यात्रा या जन जागरूकता यात्रा मैंने की है, जिसमें लगभग हमने कितने किलोमीटर किया आपने? ये किलोमीटर तो नियर अबाउट कहाँ से कहाँ तक? 650 किलोमीटर हुआ होगा। कहाँ से कहाँ तक? महोबा से लेके दिल्ली तक। दिल्ली तक आप पैदल गई हो? हाँ, जन जागरूकता रैली निकाली अच्छा, थी, अच्छा, पैदल गए अरे हैं उसमें, जिसमें नियर अबाउट हमने 400-450 गाँव भी कवर किए थे। जी। तो उस यात्रा के दौरान मेरा ये था गरीब शोषित वंचित वर्ग को भ्रष्टाचार का शिकार। तो समय क्या आप पोस्टेड नहीं थी, सर्विस में नहीं थी? सर्विस तो अभी भी बस हम एडहॉक पर पढ़ाते हैं, मतलब डिग्री कॉलेज अच्छा पोस्ट अच्छा में। अच्छा। तो ये तो हमारी एडहॉक की का पोस्ट है, तो इसके लिए हम कभी कभी थोड़ा छुट्टी भी लेते अच्छा, हैं छुट्टी भी। सामाजिक काम कार्यों के लिए। जी जी। तो वो आसानी अच्छा, उन लोगों को पता होगा कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो छुट्टी हम की भी इसके लिए जरूरत। स्पेशली छुट्टी ले लेते हैं। जी। भाई ये भी एक देश और समाज के लिए काम सही करना बात। है, उसकी जगह मैं बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेती हूँ। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, वो भी मान जाते हैं। जी। तो यहाँ पर मतलब छात्रों को भी लगता होगा कि मैडम एक सामाजिक जीवन जी रही है। बच्चों को भी मोटिवेट कर देते जी। हैं बीच बीच में, जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो। अच्छा श्रद्धा जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे मैंने देखा है कि अभी 10 अगस्त को फूलन देवी की वीरांगना बहन फूलन देवी की जयंती मनाई गई है, और साइड में कुछ दिन पहले मणिपुर की घटना भी घटी है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब मणिपुर की जो घटना है ना, वो हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक अमानवीय घटना है। जी। और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं देश में, क्यों हो रही हैं समाज में, इसके लिए तो जो सरकार तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या जो मानव जाति है, क्या जो मानवीय सोच है, कहीं से इंसान की मानवीय सोच या तो बदल रही है, मानवीय सोच में गिरावट आ रही है। तो हमको अगर ये मानवीय सोच को बदलना होगा। इस तरीके की घटना हुई, आप बताइए, 2 महिलाओं को पूरे 100 के 100 पुरुष वर्ग
ऐसे बताइए भीड़ में ऐसे आप उन्हें निर्वस्त्र निर्वस्त्र करके आप उन्हें घुमा रहे हैं, तो हमारे तो एक महिला समाज की बहुत कितनी सही बात, बहुत ही शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात। और कहीं ना कहीं से ये जो पितृसत्तात्मक सत्ता है ये हावी हो गई एक तरीके से महिलाओं पे। नहीं तो आप बताइए 50-50% हम 50% आबादी भागे, सही बात है, भागीदारी तो है, भागीदारी है 50% की हमारी, तो ये कैसे हो सकता है बताइए। और इसमें ये बहुत शर्मनाक घटना है, ये हमारे देश के लिए बहुत शोक का विषय है। जी जी जी। इससे हमारी तो आपको लग रहा है कि जो फूलन देवी की जयंती मनाई गई है, तो क्या मेरी महिलाओं को ऐसे निकल के आना चाहिए क्या? बिल्कुल निकल के आना चाहिए, तभी इन लोगों को थोड़ा भय रहेगा। जैसे हम पूरे पुरुष समाज की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन एक पितृसत्तात्मक सत्ता जो महिलाओं पे हावी है उसके खिलाफ है जी। क्योंकि अगर महिलाएं अगर अपने लिए खुद नहीं हथियार उठाएंगी, खुद अपने लिए नहीं बोलती रहेंगी, तो ये सदियों से चला आ रहा है, चलता और सदियों तक चलता रहेगा। तो अब इसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे पड़ेगी, और पुरुष वर्ग को अपनी जो मानसिकता है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। बिना उनकी मानसिकता को चेंज हुए, हम नहीं कहते कि हम अकेले चले, लेकिन उनकी मानसिकता को भी चेंज करना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पुरुष वर्ग का भी इसमें हमें साथ चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है शायद कि बहुत पहले से कई काम ऐसे हैं कि उसमें महिलाओं की सहभागिता नहीं रहती है। महिलाओं की अपने तरफ से तो उनकी इच्छा रहती है, पर पुरुष के तरफ से नहीं रहती है। पुरुष नहीं करना चाहता उस चीज़ को। जैसे कि मैं बता दूं कि कई काम ऐसे हैं, जैसे आपने देखा कि अंत्येष्टि में महिला नहीं जाती है। आपका क्या मानना है इस पर? हाँ, अंत्येष्टि में महिलाएं ना जाने का एक कारण ये है कि सब चीज़ों का सीधा एक सवाल है, हम आपको बता दें। पुरुष वर्ग जो है वो स्त्रियों की ताकत को बहुत पहले ही समझ चुका था। तो उन्होंने ये पुरुष वर्ग ने ये निर्णय लिया कि अगर इनको हम आगे करेंगे तो ये हम पे हावी हो जाएंगे। हाँ, वो क्योंकि स्त्रियों की ताकत का अंदाजा है, उन्हें डर है। अगर हमने इनको बढ़ाने का काम कर दिया, अगर हम इनको वहाँ, ये क्यों डराते हैं कि कहते हैं कि वहाँ पे औरतें क्यों नहीं जाती है, तुम्हें भूत लग जाएगा, वहाँ जाओगे तुम्हें ये हो जाएगा। औरतों को मानसिक रूप से ये सब कमजोर करने का साधन। जी। आप बात समझिए, वो आप नहीं देख पाओगे जलते हुए, तो वो औरतों को वो कमजोर कहीं ना कहीं से, मेंटल स्थिति से कमजोर करने का। जब अगर आप समझिए जो महिलाएं मेंटल स्थिति से कमजोर है ना, तो फिर वो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। सही तो बात वो है। अगर आप मेरा मतलब आप सेंस समझ रहे हैं ना, जी। वहाँ पे वो ले जाएंगे तो हमारे अंदर का जो डर है वो बाहर आ जाएगा। हमारे अंदर एक निर्भीकता आएगी। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं के अंदर एक निर्भीकता है, भले ही हमें कानून से, हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारी स्थिति आप क्या किसी दलित समाज से कम नहीं थी। सही बात। महिला एक संसार में 2 ही जातियां हैं, स्त्री पुरुष। हाँ, तो जो स्त्री जाति की भी स्थिति वो दलित जाति जैसी ही थी। हम आपको बता दें, बिल्कुल सही। आप चाहे वो ब्राह्मण के घर की स्त्री हो, कोई भी चाहे हो, ओबीसी महिला, तो उनकी स्थिति दलित वर्ग जैसी ही थी। उनको किसी भी चीज का अधिकार नहीं था, उनको भी बात पे दुत्कार मिलती थी। ये सदियों पुरानी बात हो गई। लेकिन हमारे अम्बेडकर साहब जी ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लड़ाई की, जो महिलाओं को बराबर की भागीदारी, महिलाओं को बराबर समानता का अधिकार जो मिला, उसके कारण हम लोग आगे बढ़ पाए। वरना ये समाज हमको नहीं देने वाला था। ये जो हम अभी बराबरी का अधिकार जो व्याख्या करते हैं, या बराबरी के अधिकार की जो समानता के अधिकार का जो व्याख्यान करते हैं, वो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से मिला। वरना हमारी स्थिति तो दलित समाज से भी गुजरी। इंदिरा गांधी को अगर प्रधानमंत्री का बनने का मौका मिला तो केवल बाबा साहब के बदौलत। अगर बाबा साहब ना होते तो महिलाओं की स्थिति भी ऐसी होती। लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को क्या है, अब कानून की वजह से थोड़ा हम लोग को अधिकार मिले, लेकिन वो अधिकार पूरे नहीं है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो बेटे बेटियां में शुरू से भेदभाव रहता है। सही कि बच्चों को जैसे अच्छा खिलाना, लड़कों को अच्छा खिला पिला देंगे, लड़कियों के साथ बच्चे को नहीं, बच्चों को, लड़कियों को सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितने में उनके घर जीवन शैली, शादी ब्याह सब अच्छे से हो जाए। तो यही सारी चीजें हैं। तो अभी तो बहुत ज्यादा समानता लाने की जरूरत है। मतलब बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि जाओ बेटा तुम 12 बजे रात में जा सकते हो। हाँ। बच्ची को घर पर बैठा कर सिखाया जाएगा, तुम्हें ऐसे बैठना है, ऐसे हंसना है, ऐसे चलना है,
सब कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिल्कुल अभी भी हो रहा है। और कभी भी स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिली है, क्योंकि बचपन में पिता के अधीन रही, जवानी में पति के अधीन रही, जी। और उसमें जब वृद्धावस्था आ गई तो पुत्र के अधीन रही। महिला को स्वतंत्रता कहाँ मिली? कहीं नहीं मिली। नहीं, पूर्ण रूप से अभी महिलाएं स्वतंत्र नहीं है। और जो महिला उच्च शिखर के पायदान तक पहुंची हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके वहां ऊपर तक गई हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि सबसे पहले वो हमारी 50% भागीदारी का भी 0.1% भी महिलाएं हमारी नहीं पहुंच। सही बात। अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाइए, जैसे कि महापुरुषों की अगर तुलना हम लोग कर दें, ज्योतिबा फुले के साथ में यदि दमदारी के साथ सावित्रीबाई फुले नहीं खड़ी होती तो फिर हो सकता है कि वे ज्योतिबा फुले न बन पाते। नहीं बन। बाबा साहब के कंधे से कंधे चलने वाली माता रमाबाई ने यदि साथ नहीं दिया होता तो क्या बाबा अम्बेडकर साहब बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। अब लोगों की मानसिकता क्या है कि हम लोगों को आज़ादी तो मिल गई है संविधान के मुताबिक, लेकिन अभी महिला भी अभी स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। उसे अपने पूरे निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है नहीं जी। उसके तो सारे निर्णय तो उसके फैमिली वाले, परिवार वाले, जब तक घर माँ बाप के घर है तब तक माँ बाप लेंगे, जब तक फिर हस्बैंड के घर आई तो हस्बैंड लेंगे। जी जी, जो मैं बता चुका हूँ वही हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि विवेक से आप क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ों को निकल करके आइएगा आप, और चार दीवारों में बंद होइए। आप चार दीवारों से बाहरी दुनिया में आइए, दुनिया को समझिए, समाज को अपने नज़रिए से समझिए, समाज और अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ को खुद समझिए। और अगर आपको लगता है कि जो आपके लिए एक पेट्रियाटिक यानी पितृसत्तात्मक पक्ष निर्णय ले रही है, अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो उसके लिए आप उनसे बात करिए। बिल्कुल। और अपने अधिकार के लिए और अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए बिल्कुल आपको आगे आना है और आपको आना ही पड़ेगा। और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम 50% आबादी हैं, तो क्यों ना हम अपना 50% पूरा अधिकार लेके एक बार इस जो सत्ता जलती है उस पर मेरा ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि एक बार पूरा शासन महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। उसके प्रत्येक मंत्री, विधायक, सांसद, बहुत बढ़िया। मतलब महिलाएं मिलकर चलाएं। और मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे और ईमानदारी से चलाएंगे। जो देश में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है वो एकदम जीरो पे ला के रख देंगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं जो घर को चला सकती है सुव्यवस्थित, चाहे उनके पास कम इनकम हो ज़्यादा इनकम हो, सुव्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से, तो देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। लेकिन बस दिक्कत यही है ना कि हमारे महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया गया है, वो शारीरिक रूप से कतई कमजोर नहीं है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ, किसी ने कहा है कि दे दो एक लड़का एक लड़की, समझ रहे, इस आज़ादी के लिए एक तो लड़का लड़की का समान अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने जो बात रखी है महिलाओं के प्रति कि यदि हम लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाए इस देश की चलाने की जी, तो बहुत बेहतर चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर चलेगा जी। हम लोगों को अगर ये स्वतंत्रता दे दी जाए ना, तो इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, जितने भी सब विसंगतियाँ व्याप्त हैं, जितने भी मतलब जो एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से 100% इसकी गारंटी लेती हैं कि वो एकदम मतलब आइडियल स्टेट, जी जी, जो एक राष्ट्र की आइडियल स्टेट होती है वो एकदम आके बैलेंसिंग नेचर। और क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के बारे में आप, मातृशक्ति के बारे में? अब मातृशक्ति से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई मातृशक्ति मतलब होता है कि शक्ति, मातृशक्ति लगा हुआ है, तो यानी आपके पास शक्तियाँ हैं। आप एक बात, आप ये सृष्टि के सृजन में अगर ये सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि चली इसी वजह से रही है क्योंकि अगर
महिलाएं अगर ये सृष्टि की जो संचालन है या सृष्टि के निर्माण में अगर भाग लेना बंद करते हैं तो सृष्टि ही हमारे हिसाब से नहीं रहेगी। सही बात। आप बताइए जो सृष्टि के अच्छा, पुरुष से ज्यादा महत्वपूर्ण महिला तो है। महिला है, क्योंकि महिला ही तो पुरुषों को क्योंकि जन्म देती है, महिला महिलाओं को क्योंकि जन्म देती है। आपने अगर महिला ही ये सृष्टि का संचालन या सृष्टि में जो उत्पादन हो रहा है, जो महिला पुरुष का उत्पादन हो रहा है वो तो महिलाएं करती है, उसमें आप बताइए पुरुष वर्ग का कितना हाथ है दोनों का। लेकिन अगर आप कहिए कि कोई पुरुष अगर सृष्टि का उत्पादन कर ले, मतलब उसके लिए मीडियम हम लोग हैं, तो एक तरीके से तो हम ही है ना। तो बिना मातृ शक्ति अपनी शक्तियों को पहचाने, उनके अंदर बहुत ही शक्ति है। आप हमारी कुछ आप देखिए जो 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति, पहली आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी? पहली महारानी लक्ष्मीबाई जी। तो वो क्यों लड़ पाई? उनका आत्मबल, आत्मविश्वास वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की सभी महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई जैसा आत्मविश्वास पैदा हो, और जब तक हर झलकारी बाई भी जैसा, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई और फूलन देवी, तो जितनी भी महिलाएं निकल के आई हैं। हाँ, बहुत सी महिलाएं तो शुरू में बहुत शोषण का शिकार हुई, जैसे आप फूलन देवी कहते हैं, लेकिन वो शोषण से सीखी। उन्होंने कहा मुझे नहीं सीखने को, मुझे बहुत शोषित महिला थी। हम तो कहते हैं आज किसी महिला के साथ ऐसा अगर बर्ताव हो रहा है तो तुरंत एक कतार में लगा के उन्हें खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। समाज को उदाहरण मिलता है। जी। डर कहाँ से आएगा? डर अगर ये पितृसत्तात्मक पक्ष में अगर इस तरीके से कुछ दबंग लोग जो कर रहे हैं तो उनमें डर पैदा करने के लिए जो फूलन देवी ने किया वो मेरे नज़र में तो जायज़ है। सही बात है, जायज़ है। कानून की नज़र में भले ना जायज़ है, लेकिन एक मानवीय हत्या है वो। तो अगर उसने अपने खिलाफ हो रहे शोषण का न्याय नहीं देने में समर्थ हो रहा था हमारा न्यायालय, उन्होंने दिया, तो मेरी नज़र में तो जायज़ है। बाकी कानून की नज़र में वो थोड़ा नाजायज़ है कि कानून इसका हिसाब किताब करेगा। थोड़ा सा जुडिशरी व्यवस्था जो है हमारी वो भी बहुत लचर व्यवस्था है, क्योंकि इतनी जल्दी लोगों को न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए या तो अपना पूरा क्या बोलते हैं बैंक बैलेंस खाली करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत लंबा समय निकल जाता है, तब तक आदमी मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। आज नारी शक्ति के बारे में आपने बताया, नकारात्मक और नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या बोलेंगी आप? बिल्कुल बोलेंगे। मणिपुर घटना पर हम सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहते हैं, मेरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से एक निवेदन है कि अगर हमारी सरकार इस पर अपना कोई वक्तव्य नहीं रख रही है तो वो भी एक आदिवासी महिला है, और एक आदिवासी महिला के साथ वो भी एक सैनिक, कारगिल युद्ध जो एक सैनिक ने लड़ा था, उनकी बीवी, वो मतलब देश की रक्षा तो कर पा रहा, अपनी महिला की रक्षा नहीं कर पा रहा। तो हम इस पर ये चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारे देश की सर्वप्रथम राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति है हमारी। तो और सबसे पहली बात महिला है और आदिवासी महिला है, तो उनको इस जो मणिपुर में ये घटना हुई है, इस घटना पे वो भी अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरा ये कहना है कि आप इस घटना पे एक महिला होने के नाते और देश का प्रथम नागरिक होने के नाते, अगर हमारी सरकार नहीं बोल रही है तो आप इस पर सवाल जवाब करके वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे आप जवाब मांगिए इस चीज़ का। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है, महिलाओं के लिए कहीं कोई बोलने को ही नहीं उठ रहा है, सबके सबने अपने मुंह पे टेप लगा लिया है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम जो और महिलाएं हैं हमारी देश और समाज की, हम उससे कहते हैं कि अब आप निकलिए, अपने हक के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर की इतनी शर्मनाक घटना पर सबने अपने अपने मुँह पे ताले लगा लिए, पट्टियाँ लगा ली। और द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन है कि आप इस घटना पे संज्ञान लीजिए, और आप के अधिकार में, और आप एक सबसे पहली बात तो आप एक महिला हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सारे सवालों का जवाब दिया आपने, थैंक यू। और आपने जो बहुमूल्य समय दिया इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।